बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग एमवीसी क्या है, उसके अलावा जावा सर्वलेट्स को थोड़ा सा देखेंगे। पहले सर्वलेट्स को देखते हैं, फिर स्प्रिंग एमवीसी को देखेंगे, फिर एक CRUD की एग्जांपल को देखते हैं। और इसके अंदर हम जेएसपी यूज़ करेंगे और जावा सर्वलेट टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे और एग्जांपल को भी साथ में देखेंगे। टॉपिक वही है, जावा सर्वलेट है जैसे मैंने बताया, और स्प्रिंग एमवीसी और जावा सर्वलेट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। इसके थोड़े से आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जावा सर्वलेट का आर्किटेक्चर क्या है। तो जावा सर्वलेट का जो आर्किटेक्चर है वो सिंपल है कि आपने एक वर्क स्टेशन से, एक ब्राउज़र से अगर आपने हिट करी तो HTTP रिक्वेस्ट आएगी, तो वो सर्वर पे जाती है। सर्वर के पास एक वेब कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर सर्वलेट चल रहा होता है। तो सर्वलेट जो होता है ना, बेसिकली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है डेटाबेस के साथ, और ये आपकी बिजनेस एपीआई उनके साथ कम्युनिकेट करके और रिस्पॉन्स ला के HTML फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये एक सिंपल सा बिल्कुल आर्किटेक्चर है सर्वलेट का। तो इसमें जो नीचे जो डायग्राम दी हुई है उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है कि सर्वलेट का आर्किटेक्चर किस तरह है। लेकिन ये जो सर्वलेट का आर्किटेक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपने ब्राउज़र से हिट करी है तो सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट पे रिक्वेस्ट जाती है। तो डिस्पैचर सर्वलेट बेसिकली एक समझ लीजिए कॉन्फ़िगरेशन होती है जहाँ पर ये सारी डिफाइन हुआ हुआ था कि आपने कौन सा सर्वलेट यूज़ करना है, उसकी मैपिंग भी होती है, उसको हैंडल मैपिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाती है और फिर ज़ाहिर है उससे आगे मॉडल, बिजनेस और डाटा एक्सेस लेयर से डेटा आके वापस कंट्रोलर पे आता है, जिसको मॉडल एंड व्यू भी कहते हैं। और फिर डिस्पैचर सर्वलेट व्यू रिजॉल्वर के पास भेज देता है कि कौन सा इसका व्यू इसके ऊपर होना चाहिए, और फिर उसके बाद वापस डिस्पैचर सर्वलेट वापस इसको भेज देता है। तो ये एक इस MVC बेस्ड जो सर्वलेट आर्किटेक्चर है उसकी डायग्राम है, और जो ऊपर दिया हुआ है वो आपका प्योर जावा सर्वलेट की एग्जांपल है। एक और देख लेते हैं उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्वेस्ट आई क्लाइंट या ब्राउज़र से। जब रिक्वेस्ट आती है तो डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाती है। डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वहाँ से वो अपनी एक मैपिंग उठाता है कि मैं मुझे कौन सा सर्वलेट चलाना है इसके पीछे। वहाँ से वो जब वो रिक्वेस्ट उठाता है रिक्वेस्ट, तो वहाँ से वो वापस आता है तो डिस्पैचर सर्वलेट के पास, तो वो कंट्रोलर उसे भेज देता है कि भाई यहाँ जाओ। ठीक है, यानी उसको बता देता है कि ये कंट्रोलर जाएगा, ये रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद फिर वो आगे जैसे मैपिंग ये होती है, लेट सपोज कि आपने लिखा www माई वेबसाइट स्लैश हेलो। अब जो हेलो है उसे खुद पता है कि यार ये कोई कंट्रोलर का नाम है, तो उसको फिर उस नाम से कंट्रोलर ढूंढेगा, और फिर उसके बाद जो उससे आगे चीज़ लिखी होगी वो मेथड का नाम होगा। तो इसी तरीके से वो उसकी मैपिंग उठाता है कि इसकी मैपिंग कहाँ डिफाइन हुई है। अगर मैपिंग नहीं डिफाइन होगी तो वो फिर एक्सेप्शन दे देगा। तो फिर उसके कंट्रोलर पे जाएगी, कंट्रोलर फिर आगे बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स EGB डाओ वगैरह से कम्युनिकेट करके वापस डिस्पैचर सर्वलेट को भेजेगा। वो व्यू रिजॉल्व करेगा, फिर इसी तरीके से व्यू के पास जाएगा, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, और फिर वापस क्लाइंट के पास। तो ये इस तरह इसकी कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है। ये एरो की मदद से आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि pom.xml क्या कहती है। सबसे पहले pom.xml पे जाते हैं, तो उसके अंदर आपने अगर सर्वलेट, खाली सर्वलेट यूज़ करना है तो आप इस तरह, जैसे ये मेरे प्रोजेक्ट है तो मैंने इसका एक अपना डिफाइन कर दिया है कि ये मेरा नेम इस तरीके से जो है ना नेम स्पेसेस होंगे, या आप पैकेजेस का नाम इस तरीके से होंगे। उसी के उसके बाद फिर मैंने कह दिया मेरी जो आर्टिफैक्ट्स आईडी है वो ये होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी, ये IMPL फाइल, ठीक है। तो यहाँ सारी डिटेल मौजूद होती है कि किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, डायरेक्टरीज किस तरह सेव होगी, वेब का फोल्डर कौन सा होगा, ये सारा कुछ होता है। और इसका वर्जन मैंने शायद 001 स्नैपशॉट दे दिया है, यानी कि अभी पहला वर्जन है। अगर आपने सिर्फ सर्वलेट यूज़ करना है, सर्वलेट देखें अलग चीज़ है, जावा सर्वलेट अलग चीज़ है, और स्प्रिंग MVC जो है वो एक अलग चीज़ है। स्प्रिंग MVC थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, उसके बाद पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे जाती है, फिर वो मैपिंग होती है। और मैंने जैसे बताया उसमें भी सर्वलेट होते हैं, लेकिन वो डिस्पैचर सर्वलेट बैकएंड पे चल रहे होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से जाती है। तो खाली सर्वलेट को अगर आपने देखना है कि सर्वलेट किस तरह काम करती है, वो हमने जो पहली डायग्राम आपको दिखाई थी उसके अंदर
वो सर्वलेट का आर्किटेक्चर है। ये जो आपको दिखाई दी ये वाली एक सर्वलेट का आर्किटेक्चर है। इसमें रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है, कंटेनर होता है और उसके अंदर एक सर्वलेट होता है और इसी तरह। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये एमवीसी बेस्ड जो है ना वो आर्किटेक्चर है और ये वाली भी सेम वही चीज़ है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, लेकिन तकरीबन एक जैसी है। इसको पहले हम देख लेते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वलेट चाहिए तो हम लिखेंगे जावा एक्स, इसकी ग्रुप आईडी और उसके बाद इसकी आर्टिफैक्ट आईडी लिखेंगे जावा ई वेब एपीआई, ठीक है, और उसका वर्जन और उसका प्रोवाइडर। ये चीज़ें लिखने के बाद आप मेवन को रिफ्रेश करेंगे। अभी आप नीचे इन चीज़ों को ना देखें, ठीक है, सिंपल आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद मेवन पे जाएंगे आप, इसके बाद रिफ्रेश डिपेंडेंसीज करेंगे तो ये आपके पास इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम चलाते हैं और फिर उसके बाद इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जब आप इसको चलाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है ना वो आपके पास जब रिक्वेस्ट जाएगी तो किस तरीके से उस रिक्वेस्ट को वो परफॉर्म करेगा, किस तरीके से उसका मेथड चलेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं जब तक ये चल रहा है। तो अब पता है सोर्स के अंदर मेन और जावा यहाँ तक का तो फ़ोल्डर ये होता है। अगर आपने कोई भी और रिसोर्सेज के अंदर अगर लेट सपोज़ कि मैंने अगर कोई लॉगिन करवानी है तो लॉग फॉर जे है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम कर रही है। और अगर आपने लॉग फॉर जे नहीं डालनी तो आप फाइल को डिलीट कर दें और उसके बाद पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर भी इसकी सेटिंग दी हुई होती है, ठीक है। तो ये लॉग फॉर जे की ये सेटिंग दी हुई है, बिल्कुल सिंपल से लॉग फॉर जे, उसकी आर्टिफैक्ट्स आईडी, उसका नाम आईडी और इसी तरीके से वो उसकी डिपेंडेंसी। अगर आपने नहीं यूज़ करनी तो आप इसको डिलीट कर दें और इस फाइल को भी डिलीट कर दें, ये एंट्रीज को कमेंट कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जावा के फोल्डर के अंदर वेब ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको हमने एक नाम दे दिया लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। और इसी तरीके से वेब ऐप के अंदर वेब आईएनएफ का फ़ोल्डर होता है। ये फ़ोल्डर हायरार्की आपने याद रखनी है और इसके अंदर व्यूज़ का फ़ोल्डर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने चूंकि दोनों एग्जाम्पल इसलिए डाली है तो J2EE वाली के अंदर हम सर्वलेट के व्यूज डिफाइन करे हुए हैं हमने और जो स्प्रिंग है वो हम उसके अंदर स्प्रिंग वाले में डिफाइन किए हुए हैं इसमें। तो अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या है कि आपके पास क्या फोल्डर है, वेब ऐप, वेब डैश INF व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर जाके पर्टिकुलर फोल्डर। अगर आपने सिर्फ सर्वलेट यूज़ करना है तो फिर आपने यहाँ पर कोई और फोल्डर नहीं बनाना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ डिफाइन कर दें, ठीक है। तो ये लॉग फॉर जे अगर आपने लॉगिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो आप ये लॉग डॉट जे की जो है ना वो लाइब्रेरीज को और इसके वर्जन को आप ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, रिसोर्सेज के फोल्डर यानी मेन के अंदर रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर इस नाम से फाइल बनानी, डॉट प्रॉपर्टीज उसका नाम हो और उसमें ये थोड़ी सी सेटिंग्स आपको सेट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि रूट लॉगिंग आपकी डीबग है, ठीक है। तो डीबग करेगा, इन्फो करेगा, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये सारी लॉगिंग इसने की हुई है, डीबग है, इन्फो है, उसके अलावा वार्निंग भी होती है, इसके अलावा एरर भी होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें शामिल है। तो आप उसके बाद आप बता देंगे अपेंडर 1 और 2, ठीक है। तो अपेंडर 1 की आपने सेटिंग सिर्फ दे दी है, 2 दिया नहीं है, तो एक छोटी सी वार्निंग दे देगा आपको। इस तरह आप अपेंडर 2 और 1 करके भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल अभी आपने कंसोल पे सेट किया हुआ है, इसको आप फाइल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये पैटर्न दिया हुआ है कि पहले नाम हो, फिर डेट हो, फिर टाइम हो, फिर सी हो, इसी तरीके से एक्स हो, ये पूरे फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से फॉर्मेट पूरा इसका डिफाइन हुआ हुआ है। तो अगर आप आ जाते हैं सर्वलेट के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप वेब एनएफ के अंदर फोल्डर में जाते हैं आपको दो फाइलें मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर ये आपकी जो MIL फाइल है इसके अंदर भी ये सारी डिटेल दी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वगैरह कौन सा है, तो वो आपको बता दिया कि वेब डॉट एक्सएमएल है और ये वही वेब डॉट एक्सएमएल है जो वेब के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो सारी डायरेक्टरीज की सेटिंग जो है ना वो इस फाइल में मिलेगी, ठीक है। और जैसे ये मॉड्यूल की आपको सेटिंग दी हुई है, ये दूसरी सेटिंग्स दी हुई है, तो ये सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। आप जब वेब डॉट एक्सएमएल में आएंगे तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास सर्वलेट की डिटेल दी है। ये सारी डिटेल स्प्रिंग एमवीसी से रिलेटेड है, जो जब मैं उसकी डिफाइन कर रहा हूँ तब मैं डिस्कस करें, वरना अगर आप खाली सर्वलेट यूज़ करना तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी, ठीक है।
तो अभी मैं इसे बता देता हूँ आपको कि ये सर्वलेट होता है, ठीक है। इसका आपने एक नाम रख दिया सर्वलेट का, डिस्पैचर सर्वलेट। और ये कहाँ से आ रहा है, और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सर्वलेट डॉट डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब ये नाम रखेंगे तो नीचे उसकी जो है ना, अब ये देखें, ये डिफाइन किया हुआ है कि ये इसके इनिशियल पैरामीटर क्या है, कॉन्टेक्स्ट उठाना है। उसके अलावा उसका जो क्या नाम है, इसकी जो फाइल दी हुई है उसने आपने कहा यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो सर्वलेट की जो सेटिंग्स की जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ मौजूद होगी। यहाँ सिर्फ आपने डिस्पैचर सर्वलेट डालना है, और यहाँ पर आपने सिर्फ उसको बताना है कि जो मैं सर्वलेट यूज़ करूँगा ना, उसका तमाम पैटर्न जो है ना वो इस तरह जाएगा। यानी यूआरएल से जब भी मैं स्प्रिंग एमवीसी प्रीफिक्स लगाऊंगा, यानी कि मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 8080 स्लैश, और फिर मैं लिखूंगा स्प्रिंग डैश एमवीसी और फिर स्लैश, और फिर जो भी आगे लिखूंगा तो सारा सर्वलेट एमवीसी वाला सर्वलेट जो है वो उठाए। अभी ये वाला नॉर्मल सर्वलेट नहीं, ये जो नॉर्मल सर्वलेट होता है ये नहीं। अभी नॉर्मल सर्वलेट को देख लेते हैं। नॉर्मल सर्वलेट के लिए आपने, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ जावा में जाएंगे, मेन में जाएंगे, और आपके पास ये आपने वेब ऐप का फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आपने एक लॉगिन सर्वलेट के नाम से एक क्लास बना दी, और इस क्लास को HTTP सर्वलेट से आपने एक्सटेंड करना है। ये बस आपने मेन काम ये है। तो आपने क्या करना है कि ये इसको डिफाइन करना है कि ये एक एज अ वेब सर्वलेट है, ठीक है। और इसका एक यूआरएल पैटर्न होगा, ठीक है। जब स्लैश लॉगिन डू लिखेंगे आप तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक सर्विस कॉल होगी, सर्विस को आप इनिशलाइज कर देंगे। सर्विस क्या चीज़ है, सर्विस को देख लेते हैं। अगर आप सर्विस में जाते हैं तो सर्विस में लिखा हुआ है लॉगिन सर्विस। तो लॉगिन सर्विस में जाएंगे तो एक सिंपल सी सर्विस है, और उसके अंदर सिंपल आप यूजर नेम और पासवर्ड जो हार्ड कोड किया हुआ है उसको आप वैलिडेट कर रहे हो। तो जब आप डेटाबेस से करोगे तो जाहिर है आपको डेटाबेस की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप लॉगिन सर्वलेट पे जाएंगे, वो वहाँ पर दो मेथड होते हैं और उनको आपने ओवरराइड करना है। वो कौन से दो मेथड हैं, डू गेट और डू पोस्ट, ठीक है। जब भी आप लेट सपोज यूआरएल पे हिट मारते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज आपने कहा है लोकल होस्ट 8080, ठीक है। जब आपने हिट मारी तो जब ये लोकल होस्ट 8080 पे जाएगा ना, तो आपके सामने एक पेज खुल के आ गया, ठीक है। तो ये पेज पे लिखा है J2AA सर्वलेट, ठीक है। तो अगर आपको, अगर मैं ये यूआरएल लिखता हूँ लॉगिन डॉट डू, तब भी यही पेज आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जब भी आप इस नॉर्मल डायरेक्ट आप कॉल करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप लॉगिन डॉट डू, चूंकि आपने दिया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ रिक्वेस्ट टू लॉगिन डॉट डू पे जाना है तो आपने सर्वलेट कॉल होगा, ठीक है, HTTP सर्वलेट। और उसका जब आप यूआरएल टाइप करके जाएंगे तो उसका गेट का मेथड कॉल होगा, ये गेट की रिक्वेस्ट है। अब ये कैसे पता है गेट की रिक्वेस्ट है, तो अगर आप इसको एक्सपेक्ट एलिमेंट करें और जो है उस पर जाए नेटवर्क पे, तो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें अगर इसी पेज को, तो ये आपको दिखा देगा कि ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है। और तो आप एक बार नेटवर्क पे जाएंगे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है। इसमें आता है कहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसकी बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली जब भी आप यूआरएल टाइप करते हैं ना, तो ये बेसिकली गेट की रिक्वेस्ट होती है। उसमें अभी दिखा नहीं रहा हो, लेकिन ये वाली जो रिक्वेस्ट होती है ना यहाँ पर, ये सारी गेट कहलाती है। अब अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको दिखाना तो चाहिए, इसको नहीं दिखा रहा है। एरर कोई नहीं है, मैसेज कोई नहीं है, लॉगिन डॉट डू, ठीक है। बहरहाल ये एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप, एक गेट की रिक्वेस्ट कहलाती है ये, ठीक है। और पोस्ट की होती है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो आपके पास पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। तो अभी सिंपल गेट की रिक्वेस्ट है। हुआ क्या कि जैसे ही आपने कॉल किया तो आप यहाँ पर जाएंगे डू गेट में, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, आपको दोनों पैरामीटर मिल जाएंगे। और आपने एक्सेप्शन दे दी कि अगर मुझे कोई नहीं मिलती है तो एक्सेप्शन फिर साथ में इसने कहा कि रिक्वेस्ट से गेट डिस्पैचर, इसने डिस्पैचर उठाया और उसके अंदर से उसने कहा कि मुझे लॉगिन डॉट J2EE के अंदर जो लॉगिन डॉट JSP है वो कॉल कर दो, और डॉट फॉरवर्ड किया उसका मेथड, और रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड वहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। अब अगर आप जाएँ तो आपको J2EE के अंदर आपको लॉगिन का पेज मिल जाएगा। ये देखिए, ये मिल गया जो लॉगिन का पेज, लॉगिन का पेज ये आ गया लॉगिन डॉट JSP, ठीक है। इसमें लिखा है जावा सर्वलेट, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर
ब्रैकेट एरर, ये मैं अभी बताता हूँ क्या है, और फिर स्लैश लॉगिन डॉट डू और पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्म आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कोई 5 लिख दिया, तो अभी अगर मैं इस पेज को, क्योंकि ये फ्रंट की चेंजेस है तो ये फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसके लिए आपको सर्वर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये देखिए ये चेंजेस आ गई हैं। तो इसमें यूज़र नेम पास, क्योंकि अभी मेरे पास इन पहले से सेव है, इसलिए तो आप अपनी जो भी यूज़र नेम में पासवर्ड वो डालें। ठीक है, लेकिन याद रखें कि अभी चूँकि इस एग्जाम्पल में हमने हार्ड कोड किए हुए हैं, तो ये लॉगिन सर्विस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपना जब ये प्रोग्राम डाउनलोड कर लें तो उसमें आप कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अजीम और 1 2 3 4 5 6 डाल दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो भी डालेंगे डाल देगा। तो आप ये यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखा अजीम 1 और 1 2 3 4, तो ये आपको दिखा देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो ये कैसे आए, ये इस तरह आया कि रिक्वेस्ट फ़ौरन चली गई सर्वलेट पे। ठीक है, सर्वलेट पे जाने के बाद इसने गेट की रिक्वेस्ट से तो फॉर्म आ गया, पोस्ट की रिक्वेस्ट हुई, चूँकि आपने फॉर्म सबमिट किया तो ये पोस्ट हुई। ठीक है, अब वो कैसे सबमिट हुआ वो आप यहाँ जाएंगे, जब आप लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ लिखा है एक फॉर्म बना हुआ है और उसमें लिखा है वो पोस्ट हो, और पोस्ट होने के बाद वही यूआरएल टाइप किया हुआ है, तो इसका मतलब वहीं पोस्ट हो जाएगा। तो ये नाम और पासवर्ड वगैरह करके, अब जब ये पोस्ट होगा तो सर्वलेट वाला जो लॉगिन है इसमें पोस्ट पे यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, और इसी तरीके से ये दोनों पैरामीटर रिसीव होंगे, और ये दोनों पैरामीटर रिसीव होने के बाद आप इसमें जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको चलाते हैं तो ये आपके सामने देखें ये क्या हुआ कि इसने फ़ौरन यूज़र नेम पासवर्ड वैलिडेट करने के बाद फ़ौरन आपके पास एक और पेज पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, और ये वेलकम पेज है। ये वेलकम पेज पे इसने ये सारी चीज़ें सेट करी, इसमें एट्रीब्यूट सेट किया, और रिक्वेस्ट के अंदर एट्रीब्यूट सेट किया, और फिर आखिर में इसने वेलकम को कॉल कर दिया। अगर नहीं कॉल करता तो फिर ये एरर देता। तो ये सर्वलेट का चलाने का सिंपल तरीका है कि रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गई, और उसकी मदद से जवाब आया, और उसके बाद फिर वो आपके पास रिस्पॉन्स बैक आ गया। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि अच्छा टू डू सर्वलेट, अब हम आ जाते हैं एमवीसी सर्वलेट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के अंदर ही हमने एमवीसी सर्वलेट अगर डालना हो तो हम सबसे पहले यहाँ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आने के बाद आपको पता है कि ये हमने सबसे पहले डाला था सर्वलेट के लिए। अब हम जानेंगे और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग डैश एमवीसी। अब हम अगर एमवीसी बेस चाहिए यानी कंट्रोलर मॉडल व्यू, तो आप ये चीज़ लिखेंगे, ये 2 लाइनें लिखेंगे। तो उसकी मदद से क्या होगा कि आपके पास अभी ये इसको भूल जाएं, ये मैं बताता हूँ कि इस तरीके से ये क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि एक और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपने लिखना है, और उसके बाद आर्टिफैक्ट्स आईडी डालनी है, और फिर इसी तरीके से ये आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये आप डालेंगे, फिर मेमन को रिफ्रेश करेंगे, चलाएंगे प्रोग्राम को। अब आ जाते हैं, अब इसमें सिंपल से जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखें। आप यहाँ पर आ जाएं वेब डॉट एक्सएमएल। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डिस्पैचर है ये एमवीसी यानी स्प्रिंग वाला है, स्प्रिंग एमवीसी वाला है। तो ये जो डिस्पैचर की सारी डिटेल है, ये टू डू सर्वलेट है, ये सारे का सारा आ रहा है यानी स्प्रिंग एमवीसी पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टू डू सर्वलेट की फाइल में, कि आपने लिखा हुआ है कि एक बीन बनाई। ठीक है, उसकी क्लास डिफाइन करी, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी बना दी प्रीफिक्स। यानी बेसिकली होता है कि जब आप कोई भी पेज से, किसी भी व्यू कंट्रोलर वाले पेज से व्यू को जब आप कॉल करते हैं ना, तो आप पूरा उसका पाथ नहीं डिफाइन करते, आप सिंपल उसका नाम डिफाइन करते हैं। तो उसके आगे और पीछे की जो भी यानी उसका जो पूरा रिलेटिव पाथ बनता है वो यहाँ सेटिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, लेट सपोज के अब इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो डिस्पैचर सर्वलेट डला हुआ है, तो ये आपके पास वेब डॉट एक्सएमएल पे जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी रिक्वेस्टें आएंगी स्लैश स्प्रिंग डैश एमवीसी से, वो आपने स्प्रिंग एमवीसी वाले कंट्रोलर की मदद से करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे कि आप लिखेंगे स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है, और आप कहेंगे लॉगिन। तो लॉगिन बेसिकली इज द नेम ऑफ द कंट्रोलर, और स्प्रिंग डैश एमवीसी जो है ना बेसिकली इसका राउट है। ठीक है, तो वो आपने बता दिया कि जितनी भी आगे रिक्वेस्टें आएंगी वो सारी इधर से जो आ रही होंगी ना, वो फिर आगे उससे आगे आपने कंसिडर करना है कि कंट्रोलर है। अब आपके पास कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंट्रोलर किधर है, आप गए, आपने एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आपने कंट्रोलर डाल दिया। ठीक है, कौन सा कंट्रोलर डाल दिया, आपने बता दिया लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, अब ये लॉगिन कंट्रोलर क्या चीज़ है कि ये आपके पास एमवीसी बेस वाला है।
इसमें आपने लिखना होता है @@ कंट्रोलर। अब जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट के अंदर रेस्ट एपीआई भी होते हैं, तो रेस्ट कंट्रोलर भी लिखेंगे आप जब आपको रेस्ट एपीआई बनानी होगी, लेकिन वो सिर्फ डेटा फेंकने और डिस्प्ले करने के लिए होगा, वो इस तरह राउट इंजन की तरह काम नहीं करेगा। ये जो है ये नॉर्मल कंट्रोलर है। अगर आप इस कंट्रोलर में जाएं तो इसमें लिखा हुआ है लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है, और इसके अंदर फिर आपने सर्विस ली हुई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है सेशन एट्रीब्यूट। सेशन एट्रीब्यूट आपको ये बताता है कि यार इसमें जो सेशन मेंटेन करना ना, तो वो उसकी जो की है वो ये यूज़र है, यानी इससे पता चलेगा कि यार सेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अभी हम देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें भी इसी तरह आपने क्या होता है, रिक्वेस्ट मैपिंग होती है इसमें भी। आपने जैसे उसमें दिया हुआ था कि आपको डू गेट और डू पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग करके डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं कि जो भी यूआरएल आएगा, तो जैसे आपको लेट सपोज कि आपने लिखा कंट्रोलर का नाम जो भी था लॉगिन, और आपने लिखा आगे गेट, यानी आपने गेट की रिक्वेस्ट कॉल की, ठीक है, चूंकि आप अगर आप इस रिक्वेस्ट को देखें तो इसमें स्लैश लॉगिन एक ये आपकी गेट की रिक्वेस्ट है। स्लैश लॉगिन इज नॉट द नेम ऑफ द कंट्रोलर, इट्स अ मेथड नेम, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये मारा, तो अब क्या होगा कि गेट की रिक्वेस्ट आएगी, तो इसने क्या किया, सिंपल रिटर्न कर दिया लॉगिन। इट्स मीन कि ये लॉगिन का कोई व्यू बना हुआ होगा, और वो व्यू कहाँ से उठेगा और उसका पूरा पाथ क्या है, वो कहाँ डिफाइन हुआ है, वो सारा हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। वो हमने यहाँ पर सारा डिफाइन कर दिया कि वेब एनआईएफ के अंदर, ठीक है, व्यूज के फोल्डर के अंदर स्प्रिंग डॉट डैश स्प्रिंग एमवीसी के अंदर जो लॉगिन पड़ा है वो उठा के लाओ और आगे जीएसपी लगा दो। बाकी जो नाम होगा वो तुम फ्रंट से पास कर दो, ताकि तुम्हें हर दफ़ा फ्रंट से को पूरा पाथ ना देना पड़े। तो अगर मैं देखें यहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह करूँगा तो ये चलना बंद हो जाएगा, राइट। तो आप ये करके देखिएगा। इसी तरीके से अगर आपने कहा कि यार जब ये पेज आ गया, ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है स्प्रिंग एमवीसी सर्वलेट, ये वही पेज है उसी तरह का, लेकिन एमवीसी वाला है। तो अगर आप इसके लॉगिन खोलें तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रिंग एमवीसी सर्वलेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसी तरीके से टू लिख दें कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये इस वाले पेज पे रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ है कि आपके पास इस पेज पे चली गई तो ये लिखा एरर मैसेज, ठीक है। तो जैसे उसमें था, अब इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि स्प्रिंग डैश एमवीसी करके पोस्ट करना, तो ठीक है, नॉर्मल पोस्ट नहीं करना। तो अगेन यही वाला लॉगिन कंट्रोल है, इसके अंदर भी आपने दोबारा है लॉगिन का रिक्वेस्ट के साथ पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर आप इसको कोई भी नाम रख दें, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। तो आपके पास इसने क्या किया हुआ है कि ये दिया हुआ है। अब आपको ये मैंने बताया था कि एरर मैसेज का भी आ रहा था कि ये एरर मैसेज क्या है। एरर मैसेज ये है कि आप देखिए डायरेक्टली ये वेरिएबल यूज हो रहा है, दिस इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, डॉलर और ब्रैकेट और एरर मैसेज, इसका मतलब है ये वेरिएबल कहीं से आएगा। अब वो कहाँ से आएगा, वो कंट्रोलर से आएगा। तो कंट्रोलर में गए और आपने इसको वैलिडेट किया। जैसे ही आपने वैलिडेट कर लिया, लेट सपोज वो वैलिडेट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपको एरर देना है। तो आपने ये देखिए ये लिया हुआ है। अच्छा, मॉडल मैप की क्लास होती है, ये वो क्लास होती है जो कि डेटा जो है ना वो फ्रंट से कंट्रोलर से लेके और आपको व्यू पे डिस्प्ले कर देते हैं। डायरेक्टली जो जो वेरिएबल आप इसमें पुट करके डालते रहेंगे, लेट सपोज अगर 10 वेरिएबल आप इसमें डालते हैं पुट करके, तो ये 10 के 10 उस पेज पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से एरर मैसेज के अंदर आपने डाल दिया इनवैलिड यूजर नेम आईडी और वापस लॉगिन का पेज खोल दिया। तो अब अगर आप इसको कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं और आप चलाते हैं, तो होगा क्या कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, बिकॉज कि वो आपके पास मैच ही नहीं करता लॉगिन सर्विस से, ठीक है। तो लॉगिन सर्विस से मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ आपने हार्ड कोड किया हुआ है, और हार्ड कोड करके आप वही वाला देंगे अगर, तो होगा क्या कि ये फौरन इसने क्या किया, स्प्रिंग एम्बेसी सर्वर वेलकम टू द अजीम। अब ये जो वेलकम अजीम आ रहा है ना, इट्स अ नेम ऑफ द यूज़र नेम, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, तो जैसे ही आपने इसको चेक किया वैलिडेट हुआ, तो आपने क्या किया, मॉडल मैप के अंदर जाके पुट के अंदर यूज़र आपने सेट कर दिया, जो भी यूज़र था, जो भी आपका नाम था। अब ये यूज़र कहाँ से आया, ये यूज़र कहाँ से आया, ये स्क्रीन से आया है। ये यूज़र की ये जो नेम है ना, ये इनपुट फील्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो ये यहीं से आया है। यहाँ से आने के बाद आपने रिक्वेस्ट पैरामीटर करके उसे रिसीव कर लिया, जितने पैरामीटर है वो आप रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के बाद आपने इसमें पुट करवाया और फिर वेलकम वाला पेज खोला। वेलकम वाला पेज अगर देखें तो ये वेलकम वाला पेज आ गया, इसमें लिखा हुआ आ रहा है स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग एमवीसी वेलकम, और ये जो भी नाम था तो वो यही नाम है जो अभी हमने आपको बताया, और यू आर ऑथेंटिकेटेड। और फिर उसके बाद एक और लिंक आ गया, क्लिक हियर। अब ये टू डू है, तो हम ये देखिए लिखा आ रहा है क्लिक हियर। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक और मेथड चला गया जिसका नाम टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो अगर हम आ जाते हैं टू डू लिस्ट क्या चीज़ है, तो अगर टू डू लिस्ट पे जाए तो टू डू एक कंट्रोलर हमने बना दिया और उसके अंदर फिर हमने इसी तरीके से रिक्वेस्ट मैपिंग करके टू डू लिस्ट बना दिया।
ठीक है। और इस टू डू लिस्ट के अंदर भी हमने लिख दिया कि टू डू डैश लिस्ट के नाम से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, तो देखिए टू डू डैश लिस्ट है। अगर मैं इसका यूआरएल के अंदर वो चेंज कर देता हूँ, टू डू लिस्ट कर देता हूँ या कुछ और, या वन कर देता हूँ, तो ये तो कोई मैपिंग डिफाइन नहीं हुई, तो इसने फ़ौरन कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है। तो आप इसी तरीके से टू डू लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ जाएगा रिक्वेस्ट से, फिर उसके बाद आप ये क्या करेगा, मॉडल मैपर उठाएंगे और फिर जो यूज़र नेम था ऑफिस सर्विस। अब ये सर्विस को समझ लेते हैं। अब ये एक हमने क्रड बनाया हुआ है, तो क्रड इस तरह बनाया हुआ है कि सबसे पहले हमने एक बनाया हुआ है मॉडल। ठीक है। तो मॉडल के फोल्डर के अंदर जाके आपने एक सिंपल सी टू डू की क्लास बना दी। उसमें आपने डिफाइन कर दिया कि यूज़र नेम और आईडी, डिस्क्रिप्शन, डेट और बूलियन। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बना दिए, गेटर सेटर बना दिए। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आप आ जाते हैं सर्विस पे। ठीक है, टू डू सर्विस पे आप आ जाएंगे तो आपने क्या किया, सिंपल सी एक सर्विस बना दी। उसमें आपने आपने एरे लिस्ट ले ली, उसके अंदर 4-5 आपने टू डूज डाल दिए। ठीक है, हार्ड कोड। फिर आपने एक ऐड का मेथड बना दिया कि आपके पास एक आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप ऐड कर दो इसमें। ठीक है, इस तरह मूव का एक बना दिया, इस तरह शो ऑल का कर दिया। तो आपने कहा जो भी आपके पास यूज़र नेम आएगा, जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पर आपने अजीम दिया हुआ है और सलीम दिया हुआ है, तो जो आप पास करेंगे ना, तो उसका सारा डाटा उठा के लाओ और वो मुझे डिस्प्ले करा दो। तो ये 3 मेथड आपने बनाए हुए, शो ऑल, रिमूव, ऐड और ये लिस्ट। ठीक है, ये सर्विस बन गई। अगर अच्छा, इसको हम कहेंगे टू डू सर्विस, हार्ड कोड सर्विस। अगर आपने लेट सपोज इसको कम्युनिकेट करवाना है लेट सपोज कि माई सीक्वल के साथ, तो आप बनाएंगे टू डू माई सीक्वल सर्विस। ठीक है। तो एक तरीके से ये आपके पास ये एक ऐसी सर्विस हो गई जो कि एक अभी हार्ड कोड डाटा ला रही है, लेकिन आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं। तो आपने टू डू कंट्रोलर में गए। ठीक है, जब आपने कहा कि यार मुझे डेटा ला के दो, तो जो भी यूज़र लॉगिन हुआ था उसका आपने सारा डेटा पुट किया और उसी की लिस्ट ले आए। तो लिस्ट कहाँ से लाया, तो उसका शो ऑल का मेथड सर्विस को कॉल कर लिया। अब ये सर्विस का इंस्टेंस तो क्रिएट किया ही नहीं, तो ये कैसे हो गया, तो आपने लिखा हुआ है जब सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है, इसको ऑटो वायर कर दो। क्यों ऑटो वायर कर दो, क्योंकि ये खुद ब खुद इसकी जो है ना इनिशियलाइजेशन खुद कर दो, और इस पेज में सिर्फ उसकी जो है ना वो इंजेक्ट कर दो डिपेंडेंसी। तो इसलिए ऑटो वायर यूज़ होता है। अब ये ऑटो वायरिंग जो होती है ना, वो इस तरीके से काम करती है कि आपके जो नेम स्पेसेस होते हैं ना, उनके हिसाब से चल रही होती है। तो जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, आपके पास ये जो प्रोजेक्ट के अंदर ये जो फाइल है IML, इसके अंदर आप को मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखें टू डू सर्वलेट के अंदर दिया हुआ है कि कंपोनेंट स्कैन डैश स्कैन बेस पैकेज कॉम डॉट MSNA। बेसिकली ये क्या होता है कि जब भी आपके डेमी सर्विसेज हैं, अगर मैं देखूँ जितने भी स्प्रिंग वाले हैं, तो इसमें कॉम डॉट मॉडल भी है, सर्विस भी है और स्प्रिंग एम्बेसी है, लेकिन ये डिफाइन किसमें हुआ है, कॉम डॉट MSN में। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी तुम स्कैनिंग करोगे ना, वो यहाँ से करना। इसलिए इस पे जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब की इनिशियलाइजेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज के आपको ऑटो वायर कर सकते हो। लेकिन अगर ये जैसे वेब है, इसके अंदर अगर आप जाएँ, तो इस कंपोनेंट से हट के, तो अगर आप इसके अंदर जाएँ, तो यहाँ पर ऑटो वायरिंग नहीं चलेगी, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन सर्विस यूज़ करो, तो उसको इनिशियलाइज भी करो। तो लॉगिन सर्विस लिखी हुई कहाँ है, वो तो यहाँ लिखी हुई है। तो इसलिए ये ऑटो वायर नहीं होगी। अगर आप इसे करेंगे तो ये एरर दे देगा कि भाई मुझे तो इनिशियलाइज नहीं कर सके आप, तो पहले तो इसलिए ऑटो वायरिंग जो है ना, वो चलती है बेस आपकी जो है ना कंपोनेंट बेस पैकेजेस के हिसाब से। ठीक है, अब अगर आ जाते हैं दोबारा से अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो ये आपने खोला टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, टू डू कंट्रोलर पे जाएंगे और उसकी सर्विस पे जाएंगे और उसकी सारी लिस्ट उठा के वो ले आएगा। और उसके बाद फिर आपने ऐड का मेथड बनाया था। जैसे ही आपने ऐड दबाया तो क्या हुआ, आपके पास डैश ऐड टू डू। ठीक है, तो आपने इसी कंट्रोलर में दोबारा गए, आपने कहा यार ये वाला भी कोई आपने राउट डिफाइन किया होगा, तो आप गए, तो आपने डिफाइन किया हुआ ऐड राउट। ठीक है, और ये भी गेट होगा, और इसमें क्या 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 आपने कहा एक टू डू ऐड कर दो। ठीक है, तो टू डू किस तरीके से ऐड कर दो, यानी बेसिकली आपको एक
रिक्वेस्ट बना के आपने कहा टू डू का जो भी व्यू है ना वो कॉल कर दो, तो टू डू का एक व्यू बना हुआ होगा स्प्रिंग एमवीसी में, वहाँ गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक फॉर्म बनेगा और वो इसी तरह प्रीफिक्स लगेगा, और फिर आपने कहा कि वो ऐड टू डू होगा, वो पोस्ट होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन इज डन, इस तरीके से चीज़ें आ रही होंगी, तो वो आपको नज़र आ रहा है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया और आपने ऐड दबाया, तो जैसे ये पोस्ट होगा तो इसका पोस्ट भी डिफाइन हुआ होगा कहीं। तो अगर आप यहाँ जाएँ कंट्रोलर के अंदर टू डू के, तो ये इसका पोस्ट भी डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये तमाम पैरामीटर रिसीव करेगा और उसको सेशन में डालेगा, और फिर सर्विस का मेथड कॉल कर देगा कि ऐड कर दो, और फिर उसके बाद सक्सेस मैसेज और इस तरीके से टू डू लिस्ट को वापस कॉल कर देगा। तो ये देखिए वापस कॉल करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा जो है ना वो ऐड करता रहेगा और इसकी लिस्ट डिफाइन करता रहेगा। तो इसी तरीके से आप जब वापस टू डू में देंगे, देखिए ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस पूरी एग्जाम्पल के साथ आप इसको देखें और इसको अंडरस्टैंड करें, तो ये बहुत इजी है। इसमें बस आपको सेटिंग थोड़ी सी करनी है। सारा सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा गिटहब के ऊपर, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देखें। इसमें कोई सवाल है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसमें आप रिमूव का भी मेथड बना सकते हैं, ऐड का भी बना सकते हैं, और आप इसको डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये सर्विस को चेंज करना पड़ेगा। इसको आप सर्विस का नाम हटा दें, टू डू सर्विस की जगह टू डू हार्ड कोड सर्विस कर दें, और फिर उसके बाद आप दूसरी सर्विस बना दें जिसमें आप लिख दें कि भाई ये टू डू माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर, और फिर टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो स्प्रिंग एमबीसी रिलेटेड, सर्वलेट से रिलेटेड, तो काइंडली आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।